जी हां, बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेटियां जाएं तो कहां जाएं। स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की बड़ी बहस में। मैं हूं जब्बार खान। यह सवाल महज सवाल नहीं, बल्कि यह सवाल झकझोरता है पुलिस और प्रशासन को, मगर वो नींद में है। यह सवाल झकझोरता है हमारे राजनेताओं से लेकर के सत्ता में बैठे हुए लोगों को, मगर शायद वो आंखें बंद किए हुए हैं। यह सवाल झकझोरता है ऐसी डिबेट्स के अंदर तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को, जो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए तर्क गढ़ते हैं, मगर शायद उन्हें सिर्फ और सिर्फ तर्क से मतलब है। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि बीते कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे मामले सामने आए जहां पर ज्यादातर मासूम बच्चियों के साथ में, ज्यादातर नाबालिग के साथ में, जिनमें से 4 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे शामिल हैं, और उनके साथ में हैवानियत की इंतहा पार की गई। यहां तक कि दिव्यांग बच्ची को नहीं छोड़ा गया है। 9 से 10 ऐसे मामले सामने आए बीते कुछ घंटों में, और उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाकों से लेकर के पश्चिमी इलाके तक की एक ही जैसी दास्तान है, एक ही जैसी कहानी है। अब सवाल यह है कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और लिपापोती के चलते शोधों की हरकतें 7वें आसमान पर क्यों हैं? बेटियां खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर क्यों हैं? वैश्य दरिंदों के सतम और पुलिस की कार्रवाई से मायूस होकर के बेटियां क्यों मजबूर होकर के मौत को गले लगाती हैं? मगर इतना सब कुछ हो रहा है, पुलिस प्रशासन सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं, खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं, और बेटियां दहशत के साए में सिसक रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर चल क्या रहा है, पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी स्कीमें, इतने सारे मिशन जो कि सरकार की तरफ से चलाए गए महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, मगर क्या सब फेल? रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। तो बीते कुछ घंटों में इतनी सारी घटनाएं और इतनी सारी वारदातें सामने आए हैं कि आप सुन करके आपका मन विचलित हो जाएगा और हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, क्योंकि करीब 9 से 10 ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें मासूम बच्चियों से लेकर के विकलांग तक, दिव्यांग तक को नहीं बख्शा गया है। कई सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अब से थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शिवम त्यागी जी भी जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता सैफ खान साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में समाजवादी पार्टी के नेता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर सावित्री चौधरी जी हमारी साथ में जुड़ी हुई हैं। स्वागत है मैडम आपका। हमारे साथ में एक्स IPS अधिकारी राजेश राय जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका सर। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर रूपा पांडे जी भी हमारे साथ में हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। हालांकि मैं शुरुआत आज की इस चर्चा की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी से करना चाह रहा था, मगर अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ में वो जुड़ेंगे। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं कपिल श्रीवास्तव जी। एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हो या उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, यहां तक कि मासूम बच्चियों के साथ साथ दिव्यांग बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया है। यह स्थिति कुछ घंटों के अंदर, और हर तरफ सन्नाटा। क्या क्या होना चाहिए इस पर? क्या किया जाना चाहिए इस पर? क्या पुलिस प्रशासनिक अमला जिन चीजों को लेकर के प्रतिबद्धता दिखाता रहता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, दिन का वक्त हो या फिर रात के 12 बजे हो, महिलाएं सुरक्षा के साथ में सुरक्षित महसूस करते हुए अपने घरों से निकल सकती हैं या घरों को वापस आ सकती हैं। मगर जब ऐसी स्थितियां होने लग जाए कि पुलिस और प्रशासन की टीमें गफलत की चादर ओढ़ करके सोती रहें, या फिर उनके कान पर जूं तक ना रह गए इतनी सारी घटनाओं के बावजूद, तो फिर क्या कहा जाए? और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं। हाथरस के प्रकरण में अभी जांच पड़ताल चल ही रही है कि इतने सब हंगामे, इतने आक्रोश, इतनी गुस्सा, इतनी दर्द के बीच में भी पूरे देश के अंदर आक्रोश है, फिर भी ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं शिवम त्यागी जी। शिवम जी, उत्तर प्रदेश की 9 से 10 घटनाएं बीते कुछ घंटों के अंदर, बेटियां सुरक्षित क्या ऐसे रहेंगी?
देखिए जब्बार जी, मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ घटनाएं हैं, पूरे देश में घटनाएं हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश क्या, कहीं पर भी आप ले लीजिए, पूरे देश में है। अगर मैं पूरे देश के डेटा की भी बात करूं, जो कि पूरी तरह से जिसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, एक दिन में जो हिंदुस्तान में केस रिपोर्ट होते हैं करीब 91 होते हैं, जो अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है और इसका निस्तारण होना बेहद अनिवार्य है। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी प्रदेश में हो, और चाहे फिर राष्ट्रीय सरकार हो, सबकी एक जिम्मेदारी है। कलेक्टिवली इस चीज को आगे लेकर जाना बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ तमाम पुलिस रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। जितने भी ह्यूमन राइट्स संगठन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नहीं, ये सारी बातें होना बेहद अनिवार्य बातें हैं शिवम के आगे जी। आप तो एक मजे हुए प्रवक्ता हैं, तजर्बेकार हैं, अक्सर टीवी डिबेट्स में बैठते रहते हैं, मगर मैं सरकार के मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार ने अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई, सरकार ने अलग अलग तरह से पहल किए, प्रतिबद्धता सरकार दिखाने की कोशिश करती है। जमीनी स्तर पर क्या पुलिस प्रशासन आपकी सरकार को लेकर के जो प्रतिबद्धता है उस पर खरी नहीं उतर रही है? पुलिस कमियां कहां हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इसको ज़्यादा ब्लेम अगर करूंगा तो उसमें एक मानसिकता भी है। सैद्धांतिक स्तर पर जिस तरह से परेशानियां रही हैं, कहीं ना कहीं ये जो सोच है इसको भी बदलने का एक बहुत बड़ा जिम्मा है। मैं उस बात से भी इनकार नहीं करता कि कहीं ना कहीं पुलिस को चीज़ें जो लेकर रही हैं वो देशव्यापी चाहे कहीं पर भी हो, वहाँ पर भी दिक्कतें ज़रूर हैं। नहीं तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं तमाम कानूनों के बाद और तमाम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बाद, शायद उतना स्तर पर नहीं लेकिन फिर भी वो चीजें चेंज नहीं हो पाई। निर्भया के बाद इस देश को कहीं ना कहीं चीजों में बदलाव आना शुरू हुआ, लेकिन इसीलिए आपने निर्भया का जिक्र किया और निर्भया के बाद में माना ऐसा गया कि शायद अब बड़े स्तर पर बदलाव होगा, शायद बेटियां सुरक्षित रहेंगी, शायद महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा व्यवस्था के कदम है और ज्यादा बेहतर होंगे। मगर कपिल श्रीवास्तव जी, हुआ तो नहीं। अपराध वैसे के वैसे हो रहे हैं, आपराधिक जो ग्राफ है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ा है। बिल्कुल जबार भाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में बड़ा है, क्योंकि एनसीआरबी की जो भी आख्या है, जो भी रिपोर्ट है आप देख लें, उसमें इन मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और रह गई बात यह कि शिवम त्यागी जी अभी लगातार जब भी ये बात हो रही थी तो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को एक आवरण प्रदान करने के लिए वो हमेशा भारत की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में आपकी डबल इंजन की सरकार दोनों जगह है और उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करते आगे? मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, जब आपकी पुलिस जो है खुद दरिंदगी, नहीं बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो बीच में मैं आपको फिर बोलने लगूं। कपिल जी, क्यों उत्तर प्रदेश की बात क्यों हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा जो बेटियां हैं वो भारत की बेटियां नहीं है। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश आपके पॉलिटिकल फिटमेंट में सही होता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो क्यों हो? सेलेक्टिव एमनेशिया क्यों? क्यों भारत की बेटी बेटी नहीं है, राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है, महाराष्ट्र की बेटी बेटी नहीं है, छत्तीसगढ़ की बेटी बेटी नहीं है? बेटी तो बेटी है ना, आप इतना सेलेक्टिव एमनेशिया में क्यों आ जाते हो? बलात्कारी का जाति धर्म देखने की जरूरत नहीं है, एक बेटी का धर्म देखने की जरूरत नहीं है। ये जो ऐसे घिनौने अपराधी है इनका धर्म देखने की जरूरत नहीं है। सबके साथ एक ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। सरकार चाहे योगी जी की हो चाहे गहलोत जी की, बेटी के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, उसमें जाति धर्म की जरूरत नहीं है। और आप डेटा दे रहे हैं, मैं डेटा भी दे सकता हूं, लेकिन एक सेकंड मैं आप दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव जी, एक सेकंड। मैंने शुरू में ही कहा था कि आज हम राजनीतिक तौर पर इस चर्चा को नहीं करेंगे, मगर शुरुआत कहीं ना कहीं आपने वहीं से भी की। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आप राजस्थान का भी तो जिक्र नहीं करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो ये घटनाएं हुई हैं, जिसमें सरकार अपनी प्रतिबद्धता की बात बार बार करती है, इतने सारे ऑपरेशन, इतनी सारी स्कीमें, इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, मगर सैफ खान साहब, मैं आ रहा हूं सबके पास, मैं एक एक कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं वापस आता हूं, चर्चा को ओपन करूंगा। सैफ खान साहब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किसी किस्म का बहुत फर्क नहीं है, राजनीतिक नजरिए से मैं जवाब नहीं चाहता हूं, मगर जहां पर 4 से 5 साल की बच्चियों को ना छोड़ा जाए, दिव्यांग बच्ची को तक ना बख्शा जाए, 10 घटनाएं ऐसी हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, बिना राजनीतिक अंदाज के जवाब चाहिए सर। जब्बार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसे सच्चाई जो है आपका चैनल जो है और आप जो है सामने सच्चाई लेके आते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता और वक्ता हैं उन्होंने साफ साफ ये बताया और ये भी बताया कि कितने केसेस जो है एक दिन में जो है पूरे भारत में रजिस्टर्ड होते हैं। उसे और डिटेलिंग कर देता हूं कि तकरीबन 4,58,061 केसेस अकेले 2019 में रजिस्टर्ड हुए।
हालात ये हैं कि 16 मिनट में एक रेप जो है रजिस्टर्ड होता है हमारे भारत में, और अभी बता रहे थे 91 केसेस जो हैं वो एक दिन में जो है रजिस्टर्ड होते हैं पूरे भारत में, और अपनी फिर पीठ भी थपथपा रहे थे कि हम जो है कर रहे हैं और ये सब चीजें उत्तर प्रदेश पे क्यों बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। आपने शुरुआती राजनीति से की, उन्होंने पहले ही कहा था कि राजनीति की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो भारत देश की बात की, क्योंकि भारत मेरा है। सुन लीजिए, चाहे किसी का आपने कबूल किया, आपने माना चैनल पे, सुन लीजिए, आपने माना चैनल पे माना, तो क्या आपका फर्ज बनता था ये जो है आप इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में सरकार है आपकी, पूरे भारत में आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब से आपकी सरकार आई ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सच्चाई वाली बात। और अब जब लगातार हम ये देख रहे हैं कि पुलिस जो 8 घंटे में कोई जो है मेडिकल नहीं करती है, पुलिस में एफआईआर जो है रजिस्टर्ड होती नहीं है। हाथरस का देख लीजिए, 14 तारीख के बाद जो 22 तारीख का होता है। कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में देख लीजिए, आपके जो भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सिंह सेंगर पर जाएंगे, वो गायत्री प्रजापति पर जाएंगे, आप किसी दूसरे का नाम लेंगे, वो आपके किसी तीसरे का नाम लेंगे। नहीं, सैफ खान साहब, आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे या दूसरे बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र करेंगे, वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जिक्र करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, एनसीआरबी का जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, जो लोग बात यहां पर कर रहे हैं, वो आंकड़ा तो पब्लिकली है, सबके पास में। सवाल यह है, क्या सरकार की प्रतिबद्धता नहीं होती है इन अपराध पर अंकुश लगाने के लिए? सरकार तो कहती है कि हम सुरक्षा दे रहे हैं महिलाओं को, बच्चियों को, युवतियों को। पुलिस कर क्या रही है? सुन लीजिए, प्रशासन कर क्या रहा है? आपने मुझे बीच में रोक दिया। मैं इनसे जानना चाहता हूं, निर्भया का फंड निकाला गया था ना, पॉस्को एक्ट बनाए गए थे, है ना? अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे थे, पॉस्को की इन सब की बातें कर रहे थे। सुन लीजिए, कितने पॉस्को एक्ट की बात कर रहा हूं, कितने कोर्ट बनाए हैं आपने, कितने जजेस अपॉइंट किए गए? निर्भया फंड आपने कितना % इस्तेमाल कर लिया यूपी में? जरा अभी बता दीजिए, पता चल जाएगा भारतीय जनता ठीक है, मैं आपको बता दूंगा निर्भया फंड उत्तर प्रदेश में कितना इस्तेमाल किया गया। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे के सारे राज्यों की यही स्थिति है। निर्भया का फंड सभी राज्यों ने इस्तेमाल नहीं किया है। कमोबेश एक जैसी स्थिति है सभी राज्यों की। सबसे कम अगर देखा जाए तो दिल्ली ही ने सबसे कम इस्तेमाल किया, देश की राजधानी दिल्ली। ठीक है, 100 करोड़ रुपयों के आसपास में उत्तर प्रदेश को दिया गया। आप कहेंगे कि सिर्फ महज, आप कहेंगे कि 6 करोड़ रुपयों के आसपास इस्तेमाल हुआ। आप ये कहेंगे, मैं सवाल उन आंकड़ों की जादूगरी या बाजीगरी के हिसाब से चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से घटना एक के बाद एक सामने आई है, किसी एक बलात्कार की घटना, किसी एक बिंदु को लेकर के, किसी एक जगह के वाकये को लेकर के आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं एक बड़ा ऐसा चोर दरवाजा है, कहीं एक ऐसी बड़ी वजह है जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सबसे पहली चीज सुन लीजिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षा प्रदान करे अपनी महिलाओं को। आज इसी की वजह से जो है सरकार की होती है सैफ खान, मैं नहीं बोलना चाहता, बार बार राज्य सरकार के अंतर्गत पुलिस आती है ना, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता। और जब मैं रेप की बात करता हूं तो मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं, अपनी सरकार की भी बात करता हूं। तो कृपया करके बताइए ना, राज्यों में पुलिस किसके अंतर्गत होती है? हाँ, ये परेशानी है, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? अगर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो निवारण होगा कैसे? अगर ये मानोगे ही नहीं कि हाँ परेशानी है, सैफ खान साहब, बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें, बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारे चोर दरवाजे हैं। आखिर क्यों, कैसे रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है थानों के अंदर, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है? और इसे बीजेपी शासित राज्यों में नहीं, या आपके कांग्रेस शासित राज्यों में, गैर बीजेपी, गैर एनडीए शासित राज्यों में भी वैसे ही होता है। इसलिए नहीं, मैं आपको मौका दूंगा। मैं दूसरे मेहमानों की तरफ एक बार, सैफ खान साहब, मैं एक बार सारे मेहमानों की तरफ चला जाऊं, उसके बाद में मैं इस डिबेट को ओपन कर रहा हूं। अब ऐसी स्थिति में आप जो मौजूदा वक्त की स्थिति है, रूपा पांडे जी, जिस तरीके से महिलाओं के प्रति आपराधिक मामले न सिर्फ बढ़े हैं बल्कि बढ़ रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ में। आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते लोगों के बीच में रहती हैं, पुलिस महकमे से लेकर के उन पीड़िताओं के घरों, उनके बीच में रहती हैं। ये कहां कमियां पा रही हैं? जमीनी स्तर पर क्या दिख रहा है? जब्बार जी, बड़ा अब खौफ, बर्बरता इतनी बढ़ चुकी है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मुझे लगता है कि रूपा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। इतना जैसे जो सोहदे हैं उनके कारण बेटियां। जी आ रही, अपनी बात जारी रखें आप। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है रूपा जी, अपनी बात कहिए आप। तो ये जो सोहदे हैं, इनके कारण हमारी बेटियां, शोहदों के कारण बेटियां जीने की इच्छा छोड़ देंगी,
महिलाएं बाहर निकलना बंद कर देंगी। ये हमारे देश में क्या हो रहा है? लगातार लगातार आप देखिए कि हाथरस में अभी तो उसकी चिता की आग, चिता भी क्या वो फूंक दी गई थी। बहुत सारे उल्लंघन हुए जो संविधान के, वो ठंडे भी नहीं पड़े। और प्रतापगढ़, गोंडा और आप देखिए चित्रकूट, यहाँ पर एक लंबी फेरिस्त है भयावह। आप खौफ का ये मंजर देखिए। क्या हम ये समाज दे रहे हैं अपनी बेटियों और माओं को, बहनों को, और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां आप जिंदा नहीं रह सकती, जिंदा अगर बच गई तो आप सम्मान से नहीं रह सकती। मैं बहुत ज्यादा क्षुब्ध हूं और बहुत धिक्कार करती हूं ऐसी हर व्यवस्था पर आपकी चिंता न सिर्फ जायज है बल्कि इस वक्त हर शख्स के दिल में यही बातें चल रही होंगी, चिंता यही कर रहा होगा हर शख्स। सावित्री चौधरी जी, जो स्थितियां हैं, निर्भया कांड जिसने न सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया में एक तरीके से चर्चा का विषय बन चुका था, सबको हिला दिया था, उसके बाद उम्मीद थी कि शायद इन चीजों पर अंकुश लगेगा, शायद व्यवस्थाएं बदलेंगी, शायद कुछ बेहतरी होगी, मगर बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए जब्बार जी, मैं आपको बताऊंगी कि जो ये हो रहा है हमारे देश में, एक मानवता को शर्मसार करने वाला है बिल्कुल। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि जो हम पैनलों पे बैठ के और हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं। देखिए ये ऐसा मुद्दा है, इसके खिलाफ हम सभी पार्टियों को एकजुट होकर हमें खड़े हो जाना चाहिए। इन रेपिस्ट के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, ना कि अपराधियों को। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, ये संभव है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस प्लेटफॉर्म पर आकर के करें? पॉसिबल होगा, हाल के दिनों आज में, देखिए हाल के दिनों में हाथरस तो आपको दिखा, किसी के सुर कुछ, किसी के सुर कुछ, कोई अपने तौर पर अपनी चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने तौर पर अपनी चीजें दिखा रहा है। देखिए होगा तो जब ये लोग दिख रहा है। जब हम लोगों को ये पता लगेगा, इन सबको लगेगा बाहर तो बेटियां हमारी भी निकलती हैं और वो हमारे साथ भी हो सकता है। ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये राक्षस प्रवृत्ति कहां से। देखिए राक्षसों को पहचानना एक आसान हो जाता है कि कम से कम उसके बड़े बड़े दांत होंगे, उसके ऐसे बाल होंगे, उसको पहचान सकते हैं। लेकिन ये मानव में जो छुपे हुए राक्षस हैं, इनको कैसे पहचाने हमारी बेटियां, कैसे औरतें पहचाने, कैसे सुरक्षित होंगी? ये देखिए, इसमें अब हम ये कहते रहें, खाली हम सरकारों को दोष देते रहें, चाहे कोई भी सरकार है, किसी भी स्टेट में, कि राजस्थान में ऐसा हुआ, फलाने वहां ऐसा हुआ, या यूपी में ऐसा हो रहा है, वहां सरकार तो आ नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी मानसिकता को भी बदलना होगा। कहीं ना कहीं हम और हमारा समाज भी जिम्मेदार है, मानसिकता को भी बदलना हमारा होगा। समाज भी जिम्मेदार है। घरों से ही बच्चों को इस बात की तालीम देनी होगी, इस बात की शिक्षा देनी होगी कि महिलाओं को कैसे सम्मान की नजर से देखना और कैसे उनके साथ ट्रीट करना है। लेकिन उससे बड़ी बात मैं राजेश राय जी आपसे समझना चाहता हूं। ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि बलात्कार के केसेस में ज्यादातर जानने वाले लोग ही होते हैं, ऐसे केसेस जो आंकड़े सामने आते हैं। मगर जो घटनाएं सामने आई, मैं आपको बताऊं कि आगरा में किशोरी के साथ हैवानियत, 8 घंटे तक पुलिस मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराती है। हाथरस में 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, रायबरेली में नाबालिग दिव्यांग तक को नहीं बख्शा गया, मुरादाबाद में किशोरी को अगवा करके रेप किया गया, झांसी में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, वहीं पर प्रतापगढ़ में एक महिला इतनी ज्यादा परेशान हो गई छेड़खानी से कि वो कुएं में कूद जाती है। इन सब की चीजों में राजेश राय जी, चूंकि आप पुलिस अधिकारी रहे, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, मैं चाहूंगा कि बहुत निष्पक्षता के साथ में पुलिस महकमे की तरफ से बिना किसी पक्षपात के इस बात का जवाब दें कि आपको नहीं लगता पुलिस नहीं कर रही है वो काम जैसा करना चाहिए, नहीं बचा है पुलिस का इकबाल, पुलिस का खौफ लोगों के ज़हन और दिमाग में नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, मैं पुलिस महकमे का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर अगर मुझे आपने बैठाया तो मेरा ख्याल गलत बैठा रखा है। मैं जो है वो जो वर्तमान जो शासन है, वर्तमान जो प्रशासन है, पुलिस है, उसके किसी अधिकारी को आप बैठाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो घटनाएं हो रही हैं उसमें अगर जहां भी लापरवाही है, जहां भी किसी किस्म की लापरवाही है, जहां अगर कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और अगर बच्ची ने जाकर के सुसाइड कर लिया, तो वहां पर थाना अध्यक्ष से लेकर के जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो सब के सब सजा के पात्र हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पर कोई जाकर के थाने में 8 घंटे बच्ची बैठी रहती है और उसका मेडिकल नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया है, क्या उसको कोई सुविधा, उसको जो चिकित्सा सुविधा पहुंचानी चाहिए, जो मुलजिमों के खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुलजिमों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, वहाँ का जो प्रशासन है जिम्मेदार। लेकिन
जो ये घर घर में, घट घट में, जगह जगह, छोटे छोटे लोगों में, बड़े बड़े लोगों में ये जो हैवानियत समा गई है जब्बार जी, इसके लिए पुलिस क्या करेगी? जो हैवानियत लोगों में समा गई है, जो पागल हो गए हैं, जिनको गोली मार देनी चाहिए, बीमारी है, जो भेड़िए की तरह से समाज में घूम रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि केवल पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस ने तो अभी उठा के 4 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया, उनको फांसी की सजा होगी। पुलिस ने तो और मामलों में भी कार्रवाई की, कुछ में नहीं की, जिनमें नहीं की उनमें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस तो घटना के बाद कार्रवाई करती रहेगी, लेकिन ये जो समाज के अंदर जो ये हैवानियत पैदा हो रही है, लोग जो दरिंदों की तरह से, भेड़ियों की तरह से इलाके में घूम रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ कहीं ना कहीं आपने सोचना बिल्कुल पड़ेगा। सही पॉइंट और उठाया कि इसके लिए मानसिकता बदलनी होगी, लेकिन मैं उससे इतर एक बात और कह रहा हूं, कोई घटना घटी उसके बाद में उन दरिंदों को, उन आरोपियों के खिलाफ में, अपराधियों के खिलाफ में सजा होना, पुलिस की गलती रही तो उस पर उनकी सजा हो, यह एक अलग पहलू है। मगर वो अपराध ना घटे, वो अपराध ना हो, उसके लिए आखिर कहां कमियां रह जाती हैं, कहां चोर दरवाजे खोले रह जाते हैं, जिस वजह से वो अपराध हो जाता है? क्योंकि कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी तो पुलिस के ऊपर है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बस स्टैंड हो या दूसरे छोटे छोटे शहरों में बस अड्डों के ऊपर में गंदगी, कचरा, या कुछ रेलवे स्टेशन के बाहर अब तो चीजें ठीक हो रही हैं, होता है, लेकिन जब मेट्रो स्टेशन पर आप जाते हैं, एक छोटे से कागज का टुकड़ा नहीं देखते हैं, क्योंकि वहां पर व्यवस्था ऐसी होती है, वहां पर सिक्योरिटी ऐसी होती है। वहां जो लोग, वही लोग दूसरे बस स्टैंड पर जाकर के गंदगी करते हैं, दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाकर के गंदगी करते हैं, वही जब मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो फिर गंदगी नहीं कर पाते हैं। सवाल यह है कि व्यवस्था वैसी बनाई गई है वहां पर। मैं इसी बिंदु से इस चर्चा को आगे ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। राजेश राय जी, सवाल इसी बात को लेकर के कि आखिर क्या हम व्यवस्थाओं के अंदर वो छोटे छोटे सुराख ढूंढ लेते हैं जिसके बुनियाद पर हमें लगता है कि हम इसके सहारे से बच जाएंगे, या हम राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए या कुछ असर और रसूख वाले लोगों के साथ में अपनी मिलीभगत या अपनी पैठ होने के बुनियाद पर हम जो चाहे वो करते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, इसलिए ये घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं? या फिर हमारे दिलो दिमाग में कानून पुलिस का खौफ ही नहीं रह गया है, इसलिए हर शख्स जो मन आता है वो कर जाता है? जाहिर तौर पर जब केस होगा, जांच होगी, अपराधियों को सजा तो मिलेगी, लेकिन वो केस क्यों हो सके? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ में बड़े हुए हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेटियां कहां जाएं जहां पर वो सुरक्षित खुद को महसूस कर सकें, और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप कुछ कहना चाह रहे थे सैफ खान साहब, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद में मैं आप राजेश राय जी की तरफ से फिर शुरू करूंगा। बिल्कुल जब्बार भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सर, आपने कहा कि अभी ट्रेन और मेट्रो का आपने जो है बाकी की जगहों का एग्जांपल दिया, फिर आपने एग्जांपल दिया कि अगर वहां पे जो है मॉनिटरिंग अगर होती तो वहां पे जो है मेट्रो स्टेशन में आप गंदगी नहीं फैला सकते। वैसे ही सरकारों का काम होता है कि जो है जहां गंदगी है वहां पे आप कैसे मॉनिटरिंग यूनिट कैसे मजबूत की जाए, जो हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। हमें ये जरूर नजर आता है हाथरस में कि 2:30 बजे जो है पेट्रोल डाल के लड़की को जला दिया जाता है, क्योंकि अंतिम संस्कार तो वो होता नहीं ना मैं कहूंगा कि उसको अंतिम संस्कार, जब उसके माँ बाप को अंदर बंद कर रखा था। 8-8 घंटे तक जो है FIR और मेडिकल रिपोर्ट जो है होती नहीं है। डेढ़ महीने तक जो है कुलदीप सिंह सेंगर पे जो है FIR रजिस्टर नहीं होती है। पॉस्को एक्ट लगने के बाद जो है 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं होती है। तो हम उस प्रशासन की उसकी बात कर रहे हैं, आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं उसे मजबूत करने के लिए आप एक नॉर्मल उससे बात करता हूं कि आप मुझे बताइए मजबूत करने के लिए क्या? अभी वो अपनी पीठ थपथपा और अफसोस करके बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के 91 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11 से 12 केसेस जो है दिन के रजिस्टर हो रहे हैं। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या मजबूत किया जा रहा है? कुछ नहीं। पता सैफ खान साहब दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपने सूबे में। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करें, अब सुने दूसरे। एक सेकंड सैफ खान साहब, मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि हम लोग राजनीतिक तौर पर इस चर्चा को आगे नहीं ले जाएंगे। सैफ खान साहब वो भी सवाल उठाएंगे, सत्ता पक्ष भी। सैफ खान साहब, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ जवाब देना चाहता हूं शांति से, और सैफ खान साहब एक सेकंड सैफ खान साहब, आप ही के पार्टी के एक नेता ये कहते हैं कि हाथरस में जो हुआ वो बड़ा हादसा था, वो बड़ा बलात्कार था, यहाँ जो हुआ वो छोटा बलात्कार था। मैं आप लोगों के जो है डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स
आप इनको कहिए एक बार जरा शांति करें। मैं चिल्लाना नहीं चाहता, उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल चर्चा हो नहीं रही। बेहतर है कि हम इसको पॉलिटिकल ना बनाएं। आप इनको जब्बार भाई अगर इनको चुप करेंगे मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा। आप जवाब सुन लीजिए साहब। गवर्नमेंट ठीक है, योगी आपने आदित्यनाथ अपनी बात रखी, जवाब सुन लीजिए शिवम त्यागी जी। सैफ खान अब जवाब सुन लीजिए। एक सेकंड अब इनको कहिए, मैं नहीं चाहता, आज नहीं चिल्लाऊंगा बिल्कुल भी। ठीक है ठीक है शिवम त्यागी जी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो है। ठीक है सैफ अरे ये खान, बोल के आए थे सैफ ना खान कि मजबूत सुन करेंगे लीजिए। कानूनी व्यवस्था जो है कहां मजबूत की है, मुझे ये बताओ। सैफ खान आपकी आवाज मुझसे तेज नहीं है, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता। पैनल में महिलाएं भी हैं, सुन लीजिए। अगर बालों से बेहतर अगर ज्ञान बढ़ाया होता ना तो थोड़ा बुद्धि होती आप में। बाल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान बढ़ाइए। अब सुन लीजिए जरा, आपने जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, मैं एग्जाम्पल देता हूं। महाराष्ट्र में मात्र 11 करोड़ पॉपुलेशन है और बावजूद उसके वहां पर 16 केसेस रिपोर्ट होते हैं। शर्म की बात है आपके लिए। अब सुनिए जरा चुप होकर। राजस्थान में 75% केसेस बढ़ गए सिर्फ 3 साल में। शर्म नहीं आती? और उसे भी छोड़िए, एटलीस्ट उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री कम से कम ये तो कह रहा है कि ठीक है सीबीआई को जांच दे दीजिए। आपके नकारा चीफ मिनिस्टर गहलोत कहते हैं कि सुनिए बेटी अपने आप ही गई थी बलात्कारी के पास। शर्म कीजिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। हाँ सुधार की जरूरत है, हाँ सुधार होना चाहिए, हाँ कलेक्टिवली बैठकर बात होनी चाहिए। सभी राज्य केंद्र साथ में क्यों ना आए? क्या आप ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो? मेरा उत्तर प्रदेश और मेरा राजस्थान, मुझे नहीं करनी राजनीति, लेकिन कृपया करके अपनी ज्ञान की गंगा अपने बालों की तरह बढ़ाइए और देखिए डेटा एनालाइज करके। और मैं बिल्कुल मानता हूं हाँ फेलियर है, हर किसी का फेलियर है, कोई दो राय नहीं है। राज्य कोई भी हो, कमोबेश हर जगह सिचुएशन ऐसी ही है और इस पर काम होने की जरूरत है। निर्भया के बाद इस देश को लगा चीजें बेहतर होंगी, 522 कोर्ट भी बने, तमाम चीजें बेहतर हुई, लेकिन फिर भी आज भी जो हैवानियत वाली सोच है उसको एनकाउंटर करने में कहीं ना कहीं परेशानी। आप ये क्यों नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं चाहिए प्लेबैक। आप बोल रहे थे तो शिवम त्यागी खामोश। कमाल की बात है बिल्कुल। सैफ साहब कम से कम आपने अपनी बात रख ली, एक बार उनको सुन लीजिए। मैं आपको मौका दूंगा, एक बार उनको सुन लीजिए। नहीं, आप बोल रहे थे सैफ खान साहब, आपको आवाज आ रही है? इनका विभाग है। अरे सर आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोल रहे थे तो शिवम त्यागी जी ने सुना, आप भी जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं मौका दूंगा आपको जवाब देने। सुना, ये बीच में इंटरफेयर करते हैं कि कहीं आवाज ठीक है, एक सेकंड मैं तो शिवम जी की बात पूरी सैफ खान, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, एक तो आप वैसे ही नहीं सुनते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं, ऊपर से आपके कान भी ढके हुए बालों से, तो आपको आवाज नहीं जाती। कृपया करके सुनिए। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि हाँ ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम, बीच में बोलेंगे, हाँ ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होना चाहिए। मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सब बैठकर इस पे एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए जो आने वाले समय में इन चीजों पर लगाम लगाई जा सके। तेरा राजस्थान और मेरा उत्तर प्रदेश करने से कुछ नहीं होगा। 4 जगह चीफ मिनिस्टर्स के ऐसे ऐसे भाषण हैं, अगर आप सुनेंगे आपको शर्म आ जाएगी, जहां पर लोग ये कहते हैं कि रेपिस्ट के पास बेटी खुद गई थी और कोई जांच नहीं करते, कोई पुलिस वाला सस्पेंड नहीं करते, और यहां बैठकर ज्ञान देते हो और फिर आप पीछे से चिल्लाए जा रहे हो। 8-8 घंटे तक मेडिकल कहिए रिपोर्ट थोड़ा नहीं सैफ बनाई साहब, जाती। अरे सैफ साहब का आर्गुमेंट पे आए हो क्या, या फिर डिबेट से बैठना है कि सुनना ही नहीं है? चर्चा की गरिमा, रिजाइन कर दीजिए, आप तो मोदी डिबेट जी, का रिजाइन तरीका कर समझते दीजिए, हैं। योगी जी आप लायक नहीं नॉन हैं। स्टॉप बोले जाएंगे, आप कैसे लोग चलेगा लायक सैफ नहीं खान हैं, साहब? ना संभाल सकते। सैफ खान साहब नॉन स्टॉप आप बोले जाएंगे, सारे दूसरे मेहमान भी हैं, मुझे सबके पास में जाना है, सुनिए भी जरा ना। देखिए इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि हाँ ये भारत की प्रॉब्लम है, सरकार कोई दो निकल रही है और ये किसी कोई दो लायक राय नहीं, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। ये देखिए पॉलिटिक्स है बस इनके, लीजिए। मतलब आपकी बात डीएनए आ में रही ही है। पॉलिटिक्स आगे है। अरे भाई साहब, रेप की बात हो रही साहब, है, आपकी बात सुधार की सुन बात हो लीजिए। रही है, कानून की बात हो रही है, ऊपर निकलिए इस राजनीति से। शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? बात रखिए अपने साथ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ वाकई परेशानी है, कोई दो राय नहीं है, चाहे राजस्थान हो चाहे चीजें हो, आंकड़ों का फर्क जरूर थोड़ा इधर से उधर हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम है और इस पर बैठकर और सख्त कदम लेने की जरूरत है। जिस तरह से यहां पर बैठकर भी राजनीति और प्रॉब्लम जरा बड़ी है उससे। मैं यहां पर बिल्कुल तारीफ करूंगा शिवम त्यागी जी की, कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सभी राज्यों की स्थिति कमोबेश एक जैसी है, मिलकर के एक सॉल्यूशन ढूंढने की लाइन पर आगे बढ़ना चाहिए। मगर मैं राजेश राय जी, मैं आ रहा हूं कपिश जी आपकी तरफ। राजेश राय जी, मैं जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिस एग्जाम्पल को रखा था कि व्यवस्था क्या हर जगह ठीक नहीं हो सकती है? अगर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर जो व्यवस्था है वही मेट्रो स्टेशन पर जाकर के ज्यादा चाको चौबंद और दुरुस्त हो जाती है, कोई वहां पर हिम्मत नहीं कर पाता है, तो क्या व्यवस्थाओं को सुधारने की और ज्यादा जरूरत नहीं है?
व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है। कुछ चीजें और मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं। देखिए जब्बार खान साहब जी, हर मौके पर, हर घटना स्थल पर, हर गांव में, हर घर में 2-2, 4-4 सिपाही खड़े हों और जो देखते रहे कि ये ना हो पाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इस तरीके से नहीं हो पाएगा कि हर जगह लोग जाके वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल एक जगह पे, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर जगह, हर 4 घर पे 2 सिपाही खड़े हो देखने के लिए कि कोई शोधा ना निकल रहा हो। मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों ने जिसको किया है विभिन्न सरकारों में विभिन्न मौकों पर, इस चीज को किया गया है और इसका फायदा हुआ और इसकी वजह से जो है इस तरह की वारदातों में कमी आई। एक सिस्टम बनाया था हम लोगों ने, जो हम लोग जिलों में थे, कि पूरे प्रदेश में ये बात लागू की गई थी कि हर थाने में, पहले तो ये था कि पहले जिले स्तर पर, डीआईजी स्तर पर, डीआईजी कमिश्नर के स्तर पर एक कमेटी बनाई गई संभ्रांत लोगों की। उसके बाद एसएसपी और डीएम के स्तर पर, फिर एडीएम और एसपी के स्तर पर, फिर हर सीओ के स्तर पर, फिर हर एसओ के स्तर पर, फिर हर चौकी इंचार्ज के स्तर पर, और फिर हर थाने के जो है वो गांव के स्तर पर भले संभ्रांत लोगों की, जैसे वहां के जो लोग हैं ग्राम प्रधान हैं, वहां के जो 5, 6, 7 हर गांव के ग्राम प्रधान 10 लोग मिल करके बैठ करके, और वहां का जो बीट कांस्टेबल है वो वहां पर जाकर के हर गांव की एक लिस्ट बनाए। देखिए जो भी शोधा बलात्कार करता है वो उसके पहले ये निश्चित है पहली बार में ही जाकर के सीधे बलात्कार नहीं करता है। बिल्कुल। वो उसकी 2-4 एक बार जरूर ये हिस्ट्री होती है, कभी किसी को छेड़ा उसने, कभी किसी को, और यहीं पर एक सवाल है राजेश राज जी, मन बढ़ा, राजेश राज जी, यहीं पर एक सवाल है कि कई बार ऐसा होता है किसी के साथ छेड़खानी होती है, वो शिकायत करती है, थाने में भी बात जाती है, लेकिन वहां पर सख्त एक्शन नहीं होता है, और इस बात को लेकर के बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं। जहां पर ऐसा जब भी ऐसे कोई मामले हैं जिसमें अगर किसी बच्ची ने, पहले तो जल्दी लोग बच्चे, इस तरह की बच्चियां, उनके परिवार के लोग हिम्मत नहीं करते, और अगर वो हिम्मत करने के बाद अगर थाने पर जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है, तो उस समय थाने का जो भी इंचार्ज है, जो भी वहां के लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है, अगर कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको बुला करके, अगर थाने पे 4-4 लाठी मार करके उनके माँ बाप के सामने बुला के उनसे कहे तुम लगाओ इनको 4 लाठी, इनकी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की बात के, मुकदमा भी लिखे, बंद भी करे और 4-4 लाठी भी मारे। ऐसे 2-2, 4-4 केसेस होते जाएं, जहां जैसे ही कोई शिकायत करे, अगर ऐसा नहीं करता है तो दरोगा खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एसओ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके पहले भी ये सिस्टम बना सकते हैं, हर नहीं तो आपको राजेश जी, आपको ऐसा लगता है कि अभी जो सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं है इन चीजों को रोकने के लिए? कुछ और इसमें गुंजाइश है, या कुछ और शोध होना चाहिए, कुछ और चीजें लागू होनी चाहिए? जब्बार जी बहुत गुंजाइश है आज की तारीख। लेकिन हर चीज, जब कोई एक अच्छी चीज आती है तो वो बड़ी चमकती धमकती आती है, लेकिन उसके पीछे जो कांटे लगे होते हैं वो नहीं दिखाई पड़ते। आज की तारीख में हमारे गांव में हर घर में लोगों के पास एंड्रॉयड है, iOS और एंड्रॉयड फोन है, और बढ़िया जियो की टकाटक बिल्कुल कनेक्टिविटी है, वो जो चाहे देख सकते हैं, फेसबुक से लेकर के, व्हाट्सएप से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के, गूगल पे हर चीज उपलब्ध है, और 5 साल के 10 साल के बच्चे को भी उपलब्ध है और 75 साल के बुजुर्ग को भी उपलब्ध है। उसमें वो जो चाहे देख सकते हैं, ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं और पूरी की पूरी पोर्नोग्राफी भी देख सकते हैं। आपको लगता है कि उस गलत सामग्री के देखने की वजह से इन बच्चों की मानसिक स्थिति बिगड़ती है, इसलिए अपराध की तरफ या छेड़खानी की तरफ या फिर बलात्कार की तरफ के लिए ये भी एक बड़ी जिम्मेदार वजह है? ये कारण हो सकता, बिल्कुल ये कारण हो सकता है। जब छोटा बच्चा हो, 14 साल का, 13 साल का, 15 साल का, अगर वो अपने उसमें देख करके वहां पर इस तरह की गतिविधि को देख रहा है, वैसे ये तो उसके मन में जो है इस तरह के बेहुदे, ये बहुत डिबेटेबल है और इस पर चर्चाएं भी हो रही है। कपिल श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे? जी कपिल जी, फिर मैं आप दोनों की तरफ आता हूं, रूपा जी और सावित्री जी। जवाहर भाई, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कभी किसी भी काल में और कभी भी ये आप कह नहीं सकते हैं कि अपराध मुक्त देश हो जाएगा, अपराध मुक्त प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि इस तरह की घटना घटित हो। लेकिन एक बार मैं कहना चाहूंगा, जब आप वादा करके आएंगे तो लोग पूछेंगे कि जीरो टॉलरेंस कहां है। तब ये बात पूछी जाएगी कि आखिर पूरे देश के अंदर अगर बलात्कार हो रहे हैं तो सो मोटो कॉन्जिलेंस क्यों हाईकोर्ट जो है हाथरस के ही मामले की ले रही है और राजस्थान के मामले या अन्य मामलों की नहीं ले रही है?
क्यों एडीजीपी बुला करके राजनीति और करनी क्या है, बोलते ठीक है, हैं मैं जिलाधिकारी जवाब से बुला करके सारी चीजें हो रही हैं? आखिर क्यों हो रही हैं? कपिल पूछा जी, जा रहा आप है उस कि 2 पार्टी बजे के रात में- ब्रांड एम्बेसडर हैं आप जिसके पहले नेता मेरी कहते बात थे सुनिए, कि शिवम गलती जी। हो जाती जब मैं है, ध्यानपूर्वक अपनी बात गलती कर हो रहा हूं, जाती है आप लड़कों बीच से। में आप मत उसी बतिए। पार्टी आप के कोई ब्रांड बात बता एम्बेसडर दें, हैं आप अभी एक फिलहाल शब्द पैनल बोल नहीं पर। पाओगे। आप किसी उसी की पार्टी दाढ़ी के बढ़ाने हैं पे, किसी जिसमें की बात गायत्री बढ़ाने पे प्रजापति पर तुम्हारे जैसे एफआईआर लोग डिबेट सुप्रीम करते कोर्ट हैं। की किसी दखलंदाजी के के ऊपर बाद व्यक्तिगत होती उठते है। हैं, तुम्हारे जैसे आज लोग। आपको किसी सुओ की मोटो बात बड़ी कॉग्निजेंस देखते हो। चाहिए तुम्हारे ऊपर- जब यहाँ पर तुम्हारे रेप ऊपर पीड़िता को शर्मिंदगी भी लेकर नहीं है। तमाम तुम न्याय की व्यक्तिगत बात हो बात रही करके है। डिबेट करते आपके हो। राष्ट्रीय आप अध्यक्ष जिस लंदन में तरीके बैठे हुए हैं, जिस तरीके से यानी सर लंदन से के ऑब्जर्वेशन बात कर रहे बनने हैं। पे विपक्ष आपने में कमेंट है ना, किया है। तो करिए आपके विपक्ष का दाढ़ी रोल बनने पे निभाइए। कमेंट कर सकता है। अरे ये निभाइए तुम्हारी ना। दाढ़ी रखने के बाद तुम्हारा चेहरा किस कमाल तरह से की दिखता बात है। अरे पहले चिल्लाने बीच से में कुछ बात नहीं सुनो। होगा। बात आप यहाँ पर सिर्फ संस्कारी ये मत थी बनो। कि इसको घटाया कैसे आपका जाए, इस संस्कार पर यही काम है। कैसे किया चिन्मय जाए। जैसे सवाल लोग जो पूछने है का अपने आपका प्रवक्ताओं सरकार को से बैठाते अधिकार हैं। है, बिल्कुल ये पूछिए, चिन्मय आप आनंद के स्वतंत्र पक्ष में हैं। बात करने वाले लोग लेकिन हैं। जब आप ये एमजे ऐसी अकबर के मानसिकता पक्ष में आके बात लड़ते करने वाले हैं, लोग गलती हैं। हो जाती ये है, वो आप ही लोग की हैं पार्टी में है जो 20 और महिला सबसे फ्रंट पत्रकारों के के नंबर 1 जो नेता इस बात को बलात्कार कहते हैं, तो होते आप किस तो सिचुएशन में उनके रह ये जाते हैं एमजे सवाल अकबर पूछने को साहब लेकर? के बताइए ऊपर जरा, एक मुकदमे नहीं बताइए लिखे जरा। जाते हैं। और इस आप तरीके कहते हैं से सुओ होता है। मोटो की बात, आपको ये राजस्थान इनके दिखता नेता नहीं है हैं क्या? आप जो तो राष्ट्रव्यापी बढ़ोतरी करा पार्टी रहे है ना, हैं। इस समाज आपको में बाकी बलात्कार राज्य अगर क्यों नहीं बढ़ रहे दिखते? हैं, तो एमजे अकबर महिला की में वजह से दलित बढ़ क्यों रहे हैं। नजर आता है कुलदीप आपको? सिंह जब कोई सेंगर रेप की की वजह घटना से होती बढ़ है रहे तो हैं। वहां पर चिन्मय जात की आनंद जरूरत जैसे नहीं है बढ़ साहब। रहे हैं। कोई योगी भी रेपिस्ट आदित्यनाथ जाति इन देख लोगों कर के रेप नहीं मुकदमे करता। हटाते हैं। Women not इसलिए capable of बढ़ रहे being left हैं। independent and ये alone. पुलिस जो है वो या शौकों को मोहन भागवत बचाने में का कहते काम हैं करती कि है और इंडिया में इसीलिए इंडिया में हाई रेप कोर्ट इनको होते हैं, लगातार भारत में लगाती रेप है। नहीं होते। जब्बार भाई तमीज नहीं है इनको अरे बात भैया, करने की। कांग्रेस और ये समाजवादी किसी के एक ही बीच पहलू, में एक बैठते ही हैं। सिक्के के बता दो दिया पहलू ना, हैं। ठीक है, दोनों मुझे एक लग रहा है दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? मुझे लग रहा है कि ये आप चर्चा तो देश सरकार के का अंदर लड़ना जा रही लड़िए है मुझसे। और बार बार हम लोग राजनीतिक नजरिए से इस चर्चा को आगे ले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा सा आज मुझे बचना था, इससे मुझे आज बचना था, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, राजनीति तो होगी, लेकिन ये प्लीज आज जानबूझ करके प्लीज ट्रेंड किया प्लीज गया आज मैं कहूंगा है। जरा इससे कि बचिए। सपा का पक्ष ना ले जाए। मैं जवाब भाई अगर दो इस महिलाएं तरह डिबेट कराना दो तो महिला मत मेहमान बुलाया हमारे कीजिए। साथ में, मैं उनकी तरफ आता आप हूं। जानबूझ करके ठीक है, समाजवादी पार्टी ठीक का है, पक्ष नहीं रखने देते। ठीक है, ठीक। शिवम बोल रहे थे, आपने क्यों नहीं रोका? कपिल मैंने उसके बारे में जी, नहीं रोका आपको। कपिल जी आपने क्यों अनर्गल रोका बातें उन्हें? क्यों कर रहे हैं? अरे आपने क्यों नहीं रोका? सर रोजाना आप मैं अगर बैठते हैं, बोला था आपको तो मैं आपने पूरा भी मौका देता इंटरप्ट हूं। क्यों करने दिया? कपिल श्रीवास्तव जी, जिस तरीके का ये आदमी बात कर रहा है, आप ये रोजाना कहते हैं किसी बैठते के हैं, बाल आपको बड़े मौका होने पे, देता हूं, किसी के आप बाल- अपनी बात अच्छे किसी से के रखते बाल हैं, बड़े होने दोनों पे लोग कमेंट रखते हैं। आप उनके लिए व्यक्तिगत हो रहे, वो आपके लिए व्यक्तिगत इनके हो रहे दाढ़ी हैं, बढ़ने सैफ पे साहब मैं उनके कमेंट लिए हो रहे हैं, करूं, वो ये उनके किसकी लिए हो रहे तरह हैं। मैं उसमें किसके दोनों तरह को ये बोल ही दिखता है सकता दाढ़ी हूं। रखने के बाद? कपिल जी, अगर सैफ के बाल रखने पे इनको तकलीफ है तो इनके दाढ़ी रखने पे भी मुझे बिल्कुल किसी से कोई तकलीफ ये नहीं किसी है। के आप एक सेकंड, सैफ के लिए ये आप बैटिंग संस्कारी क्यों कर रहे हो? कपिल जी, अगर आप कपिल मुझे श्रीवास्तव जी, आक्षेप कर सकते कपिल हो, श्रीवास्तव सुनने जी, के एक लिए सेकंड, तैयार रहिए। शिवम जी, एक मैं सेकंड, पहली एक स्टेटमेंट से सेकंड, कह रहा एक हूं कि सेकंड, मुझे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन अगर आपसे करनी है तो जवाब देना मेरा अधिकार है, मैं दूंगा। सैफ की तरफ से भी आप ही को लड़ना है क्या? इतना काय पर्सनल ले रहे हैं भाई? जनता पार्टी अरे इतना काय पर्सनल ले रहे हैं? एक सेकंड, शिवम जी, मुद्दों पर लड़िए ना, एक सेकंड, हो गया, मुद्दों पर लड़िए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक जिस बारे में बात सेकंड, कपिल करने आए हैं, उस श्रीवास्तव पर जी, बात एक सेकंड, करिए। शिवम जी, एंकर गंदा है, शिवम जी, चैनल एक बात सेकंड, नहीं एक रखने सेकंड, देता, एक हमारी सेकंड। आवाज दबाई जाती है, सुना नहीं जाता। अरे बोलिए ना। देख लिया आप लोग ने। एक सेकंड, एक के सेकंड, अंदर क्या हुआ? पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया। एक सेकंड, एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव जी, आप ये लोग रोजाना बलात्कारियों के पक्ष कपिल वाले लोग हैं। श्रीवास्तव जी, ये बलात्कारियों को सर प्रशिक्षण सर देने थोड़ा वाले लोग थोड़ा हैं। टोन डाउन कीजिए ना सर, थोड़ा पानी पीजिए, नॉर्मल होकर के। आप रोजाना बैठते हैं डिबेट कैसे में, रोजाना normal? आपको मैं जब मौका मुझे देता हूं, बोलना ऐसा होता आप तो कैसे शिवम बोल सकते त्यागी को हैं? टोकते आपसे हैं। ऐसी उम्मीद नहीं शिवम होती है। त्यागी मेरे बीच में क्यों होते हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं अभी आपको मौका मैं दूंगा। उनको भी नहीं बोलने दूंगा। कपिल जी, एक सेकंड, एक सेकंड, दो महिला मेहमान भी हमारे साथ में दूसरे हैं। के ऊपर बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी कर संवेदनशील रहे हैं। मुद्दा है कह रहे हैं, सर। साहब बाल कपिल बढ़ाए, जी, इसलिए बुद्धि कपिल बढ़ा ले। भाई, अरे महिलाओं कपिल को जी, तो एक सुन लो, सेकंड, महिलाओं के सम्मान अरे करने सर, वालों एक कम से सेकंड, कम चुपिए। उनको तो सुन एक लीजिए।
एक सेकंड रुकिए तो उनकी सही। भी तो कोई राय होगी, उनको सुन ठीक है, लीजिए, मुझे एक नहीं सेकंड। बोलने देना, उनको तो सुन लीजिए। ठीक है, सावित्री जी अलग अलग पहलू, इसके अलग अलग नजरिए भी सामने आ रहे हैं, जैसा कि राजेश राजे भी कह रहे थे। कपिल जी आ रहे हैं सर आपकी तरफ। तुम्हें तो कोई डिबेट अरे नहीं करने देंगे। सर, अरे सर आ रहे हैं आपकी तरफ। सावित्री जी, ये जो अलग अलग इसके पीछे की जो रीजन सामने आ रहे हैं, एक रीजन जैसे कि उन्होंने बताया कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से हर शख्स के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, और जहां तक बात ये होती है कि बच्चों की तालीम, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, कैसी है, उनको क्या चीजें सिखाई जा रही हैं, क्या चीजें वो देख रहे हैं, क्या चीजें उनके जहन और दिमाग को प्रभावित कर रही हैं, कैसे वो क्रिमिनल्स बन रहे हैं, क्या पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद ये भी जब तक ठीक नहीं होगा, अंकुश नहीं लगेगा? और क्या इस बात में दम है कि पोर्नोग्राफी हो या गलत तरह की सामग्री हो, मोबाइल पर उपलब्ध है, बच्चे देखते हैं, उससे बिगड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी है, इससे भी बच्चों की मनोवृत्ति चेंज हो रही है। और दूसरी चीज देखिए, जो भी हमारी फिल्मी दुनिया है,
इससे भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की मनोवृत्ति चेंज है। जो हमारी एक संस्कृति और सभ्यता, हमें उसकी भी अब शिक्षा के साथ साथ ये भी हमें सिखाना चाहिए, और वो सब कुछ हमारा खत्म होता चला जा रहा है। नहीं तो इस पर तो अंकुश नहीं लगेगा ना। हर बच्चे के हाथ में उसमें मोबाइल फोन है, वो कब क्या देखता है, घर के लोग, परिवार के लोग हमेशा उसकी निगरानी तो नहीं कर सकते। नहीं, वो करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। देखिए, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, वो सब हमें भी रीड वॉच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमारी ही जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। और देखिए, दूसरी चीज मैं बताऊंगी कि अभी जो हम जैसे ये पैनल पे बैठकर हम इस तरह से करते हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिकशीलता की पराकाष्ठा है। हमें ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल हमें संवेदनशील होना चाहिए। और देखिए, जिस तरह से कि हम आप बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं सेंगर जी की, वो कह रहे हैं गायत्री जी की, तो देखिए इस तरह से तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। जब तक हम अपराधों में जातियां ढूंढते रहेंगे ना, तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे अपराध किसी बेटी के साथ हुआ है, किसी दलित के साथ नहीं हुआ, उस दिन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जी ठीक है, सवाल ये है कि मौजूदा वक्त में जो स्थितियां हैं बच्चों की, उनके मानसिक स्थिति की, उनको तालीम देने की, समझाने की, बुझाने की, वो एक अलग चीज, मगर क्या पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहता है अपराधों के प्रति, या फिर ऐसे मामलों में मामले दर्ज कराने के प्रति पुलिस स्टेशन में जाकर के कैसे उनको वहां पर झेलना पड़ता है, या कई बार लोग इन चीजों को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचते ही नहीं रहते। बिल्कुल, आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या जागरूकता काम नहीं कर रही है? क्या एक जागरूकता अभियान की भी जरूरत नहीं? कोई भी बच्चे के साथ में ऐसा हो, उसके घर वालों को चाहिए कि इन्फॉर्म करें, 100 नंबर पर कॉल करें। कोई भी मामला छोटा हो या बड़ा हो, कम से कम जब रजिस्टर होगा, जब ये चलेगा, लगेगा लोगों को कि हर बात पर पुलिस आ रही है, फंस सकते हैं। तो देखिए, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रही हूँ, महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अंदर हम ये सारे काम कर रहे हैं। उसकी मैं संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कितनी बार हम कांग्रेस वालों के साथ पास, कितनी बार बसपा वालों के पास हम अपने ज्ञापन ले लेके गए कि सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। कहीं ना कहीं हमें इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। आप लोग देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाइए, क्योंकि आज सारी समस्याओं की जड़ है खाली दिमाग, शैतान का घर, किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मगर रूपा पांडे जी, जिन बातों का जिक्र राजेश राय जी ने किया, चूंकि आप लोग महिला है और इन चीजों को समझती हैं, चूंकि समाज के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी रहती हैं, ये जो बातें, ये बुनियादें, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, जो बिंदु आ रहे हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं? या इसके अलावा आपको लगता है कि इतने ज्यादा जरूरी नहीं, इसके अलावा हट करके कुछ बिंदु हैं जिस पर ज्यादा काम होना चाहिए? जी जब्बार जी, आपकी बात पर आऊंगी, लेकिन पहले मैं भर्त्सना करना चाहती हूँ बहुत तीखे शब्दों में, क्योंकि हमारी व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग सत्ता और विपक्ष होते हैं। जिस तरह की असंवेदनशीलता इस वक्त देखी है मैंने इसी डिबेट में, आप देख लीजिए कि आप देखिए कि हमारा राजस्थान, हमारा यूपी, ये कहा जा रहा है, हमारी मर्यादा क्यों नहीं कहा जा रहा है? अरे ये एक चुनरी में भारत माता लिपटी है, चुनरी में आग लगेगी तो सबके सर की चुनरी जलती है, उसमें ये सोचने का विषय है। लेकिन शर्म आती है, हमारे जो बंधु बैठे हैं उन्हें ये बात नहीं समझ में आई कि बेहद संवेदनशील विषय है। प्रतिदिन महिलाओं की अस्मत लुट रही है, बेटियां मर रही हैं और खौफ में पूरा समाज जी रहा है। आधी आबादी बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा है। और आपकी बात पर आती हूँ कि ये ऐसा इतना ये सिस्टम में क्यों ऐसा हो रहा है। मैं बिंदुवार कुछ बातें कह दूं शॉर्ट में कि देखिए, आप कानून को अब बहुत कड़ाई से पालन करना होगा। कानून को ऐसे सख्त, बहुत ऐसे मैसेज दे देने होंगे जिसमें शोहदों के हौसले पस्त हों। और समाज की भूमिका तो हमेशा से ही रही है, उसे रखना भी पड़ेगा। बढ़ते डिजिटल युग में ये ज़्यादा बड़ी आवश्यकता हो जाती है। घर में अगर स्त्री का अपमान हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है और पुत्र के सामने उसकी माँ को अपमानित किया जा रहा है या उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, तो सीधा असर है कि बेटे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला कि माँ उसकी प्राथमिक शिक्षिका है, उसे कुछ समझा सके। बेटियों पर अगर अत्याचार हो रहा है, दोहरा मापदंड है, तो भी बच्चों का मनोबल बढ़ता है। और ये बात उठकर आई थी कि सीधे बलात्कार नहीं होता है, छेड़खानी होती है। और हमारी पुलिस
ये बहुत अच्छे से जानती है कि अगर ये बहुत हिम्मत करके अगर आए हैं, इनसे आड़े तिरछे 2-3 सवाल पूछ लो तो ये वापस चले जाएंगे। और अभी आपकी रिपोर्ट में भी था कि समझौते कराने के दबाव बनते हैं, यहाँ तक कि दुस्साहस इतने होते हैं कि उल्टे केस कर दिए जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और मैं उत्तर प्रदेश इसी में पर राजेश राय जी से जो मैं भी टिप्पणी हो चाहता रहा हूं, है जवाब ले लो। किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं। फिर मैं शिवम त्यागी जी के पास में आऊंगा और उसके बाद में सैफ साहब और कपिश जी आप लोगों की तरफ आऊंगा। राजेश राय जी, ये जो है कि हर थाना ये कोशिश करता है कि हमारे यहां कम से कम रिपोर्ट दर्ज किया जाए ताकि जो ग्राफ है उस थाने का, उस इलाके का, वो वहां पर आपराधिक मामले कम दर्ज होंगे तो कम दिखाया जाएगा। क्या ये इस दबाव में मामले बेशतर दर्ज ही नहीं किए जाते हैं, रफा दफा कराने का दबाव बनाया जाता है जैसे कि कई सारे मामले में देखने को मिलता है? और जिन बिंदुओं पर इशारा किया है सावित्री जी ने और रूपा जी ने, आप बताइएगा। देखिए, आप इस चीज को समझिए जब्बार खान साहब, जब हो सकता है कि बहुत से ऐसे मामले होंगे जिसमें लोग जो है पुलिस वाले उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, आंकड़ों में छिपाने की कोशिश करते हैं, ये संभव है और होता भी है। लेकिन जैसे आज की तारीख है, आज की तारीख में हर पुलिस वाले को हर थाने में हर जगह मालूम है कि अगर किसी बच्ची के साथ कोई इस तरह की घटना होती है और उनको मालूम है कि प्रेस इस बारे में, जो समाचार पत्र हैं, समाचार के जो चैनल्स हैं, ये सब लोग अवेयर हैं, लोग इन सब बातों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और गंभीरता से लेके अगर ये मामले उखड़ करके समाज के सामने आए तो उन्हें मालूम है कि उनका सस्पेंशन होना है, उनके खिलाफ नहीं राजेश राज जी, मैंने इसलिए भी ये सवाल किया, मैंने इसलिए भी ये सवाल किया। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं सर, मैं आपको पूरा जी आप ही के पास में आऊंगा, उसी में एक सवाल और जोड़ दूं मैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया एक्टिव है, सारी चीजें मीडिया में आने के बाद में सजाओं का प्रावधान होता है और फिर सरकारें और पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान देती है। कई सारे केसेस चाहे उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग जगहों से, जहां पर पीड़िता एफआईआर के लिए सालों चक्कर काटती रही, विधानसभा के सामने जाकर के उसे आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, हाई कोर्ट के आर्डर पर, अदालतों के दखल के बाद में जाकर के एफआईआर दर्ज हुए, ये हमारे आपके सामने है स्थितियां। तो इसलिए मैं इसको जरा समझना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा जब्बार जी, आपकी इस बात को मैंने पहले ही स्वीकार किया कि इस तरह की टेंडेंसी रहती है। कई बार दोनों तरह की बात रहती है। कई बार लोग जो है वो जो एफआईआर है वो किन्हीं और कारणों से भी कायम कराने की बात होती है जिसके लोग बहुत दौड़ते हैं, और कई बार जो जायज एफआईआर है वो एफआईआर पुलिस वाले जो आप कह रहे हैं उसको मैंने कहा ये बिल्कुल संभव है कि वो एफआईआर न लिख करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश करें। लेकिन आज की तारीख में मेरा ये कहना था कि आज की तारीख में लोग इतने जागरूक हैं, खास तौर से बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कि नॉर्मली कोई थाना अध्यक्ष जो है अगर एफआईआर लिख लेगा रेप की या क्या कहते हैं इसकी छेड़खानी की और उसमें कार्रवाई कर देगा, तो हो सकता है कि कोई एसपी या कोई डीआईजी या कोई ऊपर अफसर नहीं पूछेगा कि आप क्या घटनाएं क्यों बढ़ गई। लेकिन अगर उसने कार्रवाई नहीं की और मामला जो है वो तूल पकड़ गया और चीजें सामने आई और ये लगा कि उसने कार्रवाई नहीं की है, तो उसका सस्पेंशन, उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल समझ लीजिए कि अवश्यंभावी है। इस वजह से अभी इस समय मुकदमे न लिखने की जो शिकायत है वो उसमें काफी कमी आई होगी, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि मुकदमे बिल्कुल सारे के सारे लिखे जा रहे हो। मैं इस बात से सहमत। ठीक है शिवम त्यागी, चूंकि आप सरकार में हैं और इसलिए लोगों का, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, विपक्षी दल हो, आपसे सवाल और आप पर प्रहार करना इन सारे मौकों पर उनके पास में एक तर्क है, रीजन है और उनका आज दिन भी बनता है। आप भी जब विपक्ष में होते थे, सत्ता पक्ष पर ऐसे ही सवाल करते थे। मेरा एक सीधा सा सवाल है, समझना चाहता हूं, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड हो, चाहे वो महिला सुरक्षा सेल हो, चाहे वो ऑपरेशन दुराचारी हो, स्कीमें तो सारी हैं, पुलिस सारी है, महिला डेस्क है, कहां कमी रह जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से तमाम सारी चीज़ें हैं लोअर लेवल पर, अगर हम बात करें, मुझसे पहले राय साहब कह रहे थे, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं कमी है। उस पर इमीडिएटली कार्रवाई होना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इनको रोका जाना, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात रही हो, चाहे ऑपरेशन दुराचारी रही हो, चाहे उसके अलावा एक और चीज़ अभी लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा रिसेंट, कि अगर कोई महिला को, बच्ची को छेड़ते हुए मिलेगा तो उसके पोस्टर उस शहर में लगवा दिए जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि क्राइम कम हुआ है, कम हो रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि हाँ,
तो रिजाइन जितनी कर भी दीजिए चीजें फिर। सब बाहर हैं, नहीं, कमाल जब आप उनको निकल तमाम रहे हैं तो कंट्रोल रिजाइन करने क्यों के नहीं लिए कर रहे हैं सरकार आप? पूरे काम क्या कर रही है कुर्सी इतनी और प्यारी है? किसी को भी एटलीस्ट शिवम बख्शा त्यागी नहीं टेस्ट जा रहा है। कुर्सी इंपॉर्टेंट इतनी ये है प्यारी है। जब सैफ आपके accept पास करते हो, आएंगे, वो मुझे जब समझ में accept नहीं करते हम लोग इस मुझे कार्यक्रम मेरी के आवाज बिल्कुल अच्छी है, आखिरी मुझे हिस्से में नहीं हैं चाहिए और आपका मैं बैकग्राउंड आपकी तरफ म्यूजिक, वापस नहीं आ मुझे सकूंगा। नहीं चाहिए आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं भी नहीं बोलने दूंगा और वैसा मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन हाँ, कमाल की बात यह यहाँ पर जरूरी है पुलिस का इंटेंशन आप देखेंगे। आपको मैं 2-4 चीजों में कंपैरिजन करके दे देता हूं। सैफ आप इनको कहिए प्लीज, चुप हो जाएंगे, कोई लाभ नहीं है इस बात से, क्या फायदा है? क्या ये कोई लॉजिकल क्या है? मैं फिर ये सत्ता में पूछूंगा, बने, रिजाइन हम कब सत्ता करेंगे? में आ जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे। सत्ता किस ही सरकार हमारी में है, नहीं कोई हुए, लाभ नहीं है। किस सरकार में रेप केस नहीं हुए, कौन सी मैं सरकार सिर्फ आपको दूसरी इतना बनी है? कहना चाहता हूं आप सैफ इस खान, मुद्दे पर भी अगर सवाल आप और राजनीति मेरी करेंगे, सरकार का मैं फर्क बहुत सिर्फ माफी इतना के सा साथ है मैं बहुत माफी के साथ अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं बहुत माफी के साथ मेरे यहाँ कपिल पर श्रीवास्तव जी, आपसे विशेष रूप से माफी, क्योंकि आपको आज ये लगा कि आपको मौका कम मिला बोलने का। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी जी, सैफ खान साहब, कपिल श्रीवास्तव जी, सावित्री चौधरी जी और रूपा पांडे जी, राजेश राय जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। चूंकि सवाल और मुद्दा इसलिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि बेटियों से जुड़ा हुआ है। वो हर घर की बेटी है, वो चाहे गरीब तबके की हो या फिर अमीर तबके की। मगर सवाल यह है कि हम संवेदनशीलता की बातें तो करते हैं, मगर जमीनी स्तर पर क्या हम अपने अंदर झांक करके देखते हैं? वैसी तालीम क्या हम बच्चों को देते हैं? क्या वो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की तरफ से निभाई जाती है जिसके लिए वो शपथ लेते हैं? या जो प्रतिबद्धता सरकार दिखाती है, उन चीजों का अमल दरामद जमीन पर हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसको लेकर के जायजा लेता रहा जाता रहता है? और अगर जायजे होते रहते हैं तो फिर हालात पर कंट्रोल क्यों नहीं? इसलिए मुद्दा संवेदनशील है और सवाल तो ऐसे में है ही है कि विपक्ष तो सत्ता पक्ष से कहेगा ही कि साहब रिजाइन क्यों नहीं कर देते, मगर मसला न रिजाइन का न सवाल का, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा का। अभी के लिए बस इतना ही।